नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए रागा के मॉक टेस्ट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप लोग इस पूरे मॉक टेस्ट को अच्छी तरीके से यहाँ पर आप लोग सॉल्व करिएगा और दोस्तों इसके बाद में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर किया है। और दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। दोस्तों, हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए रागा के मॉक टेस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 1। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? जर्मनी में, पेरिस में, USA में या इटली में? तो दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। दोस्तों, अगर कोई सा प्रश्न ऐसा हो जो आपको पहले से याद ना हो तो आप लोग यहाँ पर इसके साथ साथ याद भी करते चलिएगा, ठीक है। तो पहले नंबर का आपका बी वाला करेक्ट हो गया है। चलते हैं दोस्तों इसके बाद दूसरे पर, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। कह रहा है दोस्तों कि बर्मा की मुद्रा क्या है? बर्मी डॉलर, रुपया, कयात या पाउंड? और दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, कयात, ठीक है। क्या होगा? कयात यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको अगर नहीं पता है तो आप याद कर लीजिएगा कि बर्मा मतलब म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार की मुद्रा क्या होगी? कयात। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 3 नंबर। कह रहा है मूल्य नियंत्रण प्रथा को चलाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? तो देखिए, मूल्य नियंत्रण प्रथा को चलाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरे का डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को। यहाँ पर आप देखिएगा नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? CV रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना, अमर्त्य सेन? और यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक है। आगे दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर आप देखिएगा बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या असम में? और दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क स्थित है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है प्रश्न नंबर 6। भारत में निम्नलिखित में से मुख्य खरीफ फसल कौन सी है? तो खरीफ फसल दोस्तों आपको बताना है कौन सी है? चावल। जो जून जुलाई में बोई जाती है उसे कहते हैं खरीफ की फसल। और सर्दियों वाली कौन सी होती है? रबी। जैसे गेहूँ आप देखेंगे, जौ, सरसों जो इस समय चल रही है, ठीक है। तो आपका क्या होगा करेक्ट यहाँ पर? चावल। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 7। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, C राजगोपालाचारी? तो संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो आपका बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। और दोस्तों ये क्या है? ये संविधान कौन, ये मतलब हैं अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। और स्थायी की बात करेंगे तो कौन है? राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए 8 आ चुका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय, पित्ताशय, जिगर या दिल? अब देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो आपने पढ़ा होगा यकृत। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर यकृत नहीं रखा है तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? जिगर, ठीक है। तो आपका सी करेक्ट हुआ यहाँ पर। दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नंबर 9।
लिखा हुआ है दोस्तों कि टाइटन एक उपग्रह है। टाइटन किसका उपग्रह है आपको यहाँ पर बताना है, शनि का, बृहस्पति का, मंगल का या शुक्र का। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। शनि का उपग्रह क्या है, टाइटन, शनि का है, ठीक है। तो ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 10 नंबर। अब दोस्तों यहाँ पर आपके लिए मैथ का प्रश्न आ चुका है। तो अगर आपने अभी तक कॉपी कलम को नहीं निकाला है तो आप लोग कॉपी कलम को निकाल दीजिएगा और सवाल को लगाना स्टार्ट करिएगा। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया, त्रुटिवश उसने उसे 52 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 324 अधिक है। जिस संख्या को गुणा करने के लिए कहा गया वह संख्या कौन सी है। देखिए, किसी विद्यार्थी से कहा गया कि एक संख्या उसमें 25 से गुणा कर दीजिए, उसने 52 से गुणा कर दिया। हमने मान ली संख्या हमारी क्या मान लेंगे, x मान लीजिए। कहा क्या गया, कहा गया 25 से गुणा करने के लिए, मतलब 25 से इसमें गुणा करनी है हमें क्या करना है, हमें इस संख्या में 25 से गुणा करनी, मतलब हमें करना कितना है, हमें करना है 25x। लेकिन कल कितना दिया, गलती से हो गया 52x। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे मुझसे ये सही में कहा गया इतना कर दीजिए, लेकिन मुझसे गलती हो गई और गलती से हमसे कितना हो गया 52x, तो मतलब ज़्यादा हो गया ना। अब कितना ज़्यादा हो गया, 324 अधिक हो गया। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि जो आपका 52x हो गया है ये 25x से कितना ज़्यादा है, आपको दे रखा है कितना 324। इसको हल करिएगा, आपका आएगा 27x, कितना आपका आएगा 324। काटिएगा इसको, 9 से काटेंगे, 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27, बचा कितना 5, 9 छाक 54 और 3 एक्कन 3, 3 दूना 6, गलत हो गया, 3 एक्कन 3 तो 9 6, ठीक है। तो आपका आएगा x, कितना आपका आएगा 12। आपसे कहा गया जिस संख्या को गुणा करने के लिए कहा गया वह संख्या कितनी है, आपने मानी थी x और x की दोस्तों वैल्यू आ गई 12। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। संख्या कितनी होगी यहाँ पर, आपकी संख्या हो जाएगी 12 मतलब 12। देखिए दोस्तों इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 11 नंबर मतलब 11 नंबर। देखिए, एक परीक्षा में 2000 परीक्षार्थी थे जिनमें 900 लड़के शेष लड़कियां थीं। यदि 32% लड़के और 38% लड़कियां पास हुए हो तो फेल हुए परीक्षार्थियों की परसेंटेज क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर आपसे कहा टोटल 2000 बच्चे हैं जिनमें से 900 लड़के, मतलब बॉयज़ की बात करें कितने हैं 900 हैं। अब आप लोग अपने आप बताइए गर्ल्स कितनी होंगी, बताइएगा। बी से बॉयज़ तो जी से गर्ल हो जाएगा, शेष लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी 1100 होंगी ना, ठीक है। आगे देखिए, यदि 32% लड़के और 38% लड़कियां पास हुए। अब यहाँ पर दोस्तों आप निकालिएगा कि जो लड़के हैं ये कितने परसेंट पास हुए। देखिए आ रहा है 32% लड़के और 38% लड़कियां पास हुए हैं। तो देखिए 32% लड़के पास हुए ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 32% लड़के पास हुए और आपसे लास्ट में कहा गया फेल हुए परीक्षार्थियों की परसेंटेज। तो यहाँ पर दोस्तों बताइए फेल कितने हुए होंगे, तो 100 से 32 को माइनस कर दीजिएगा, कितना आपका आएगा, माइनस करिएगा 100 से आपका दोस्तों 32 जाएगा तो आपका दोस्तों कितना बचेगा 68%। देखिएगा आप लोग, तो सही, बिल्कुल सही, ठीक है। 68% लड़के फेल होंगे, लड़कियां कितनी फेल होंगी 38% पास हुई। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि 62% फेल होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर करें क्या क्या करेंगे, आपको उसमें यहाँ पर निकाल के देखना है कितने मतलब इतने परसेंट की वैल्यू कितनी आपकी होगी। तो पहले दोस्तों हम यहाँ पर निकालते हैं, किन का निकालते हैं, पहले हम दोस्तों यहाँ पर निकालेंगे लड़कों का, ठीक है। कितने लड़के फेल हुए ये निकालेंगे पहले हम। तो यहाँ पर देखते हैं कितना लड़का फेल हुए। देखिए 900 का कितने परसेंट, 68% फेल हुए। तो कितना यहाँ पर निकल दोस्तों आपका आएगा 9 8 72 का 2 वहाँ से लगा 7, 9 छाक 54, 54 7 कितना 61, इतना होगा ना। और इसी प्रकार दोस्तों लड़कियां कितनी 1100 थी, 1100 में कितनी फेल हो गई 62%। तो इसका 62% निकाल दिए, कितना आपका आएगा, आपके 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ से आपका कितना बचेगा दोस्तों 11 दूना 22 का 2 वहाँ से लगा 2, 11 छंगा 66 2 68, इतना। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें टोटल कितने फेल हो गए, टोटल फेल कितने हो गए 4 8 1 9 6 6 12, 1296 फेल हो गए। कितने में से, टोटल में से, मतलब 2000 में से। आपको निकालना है परसेंट, तो परसेंट में हम कैसे निकाल लेंगे ये हमें समझना है ना। तो देखिए 1294 फेल हुए, कितने में से 2000 में से, गुणा कर देंगे 100 से। इसको हल करिएगा तो आपके 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल होंगे और जीरो से आपका पॉइंट यहाँ पर लगेगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 से काटना है, 2 1 2, देखिएगा 2 छंग 12, ठीक है, 2 चौका 8, पॉइंट 2 7 14,
आपका आएगा 64.7%। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 64.7% जो हैं परीक्षार्थी फेल हो जाएंगे, तो आपका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 64.7%। दोस्तों इसके बाद आपको समझना यहाँ पर है, प्रश्न नंबर आपके लिए है 12 नंबर। यहाँ पर दोस्तों आप लोग सवाल को समझिएगा। सवाल दोस्तों ये सभी सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट ना हो, इसलिए दोस्तों मैंने इस वीडियो में इसको शामिल किया है। तो आप प्रत्येक सवाल को अपने आप पर लगाइएगा और उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ भी लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपये है, उस पर 15% की छूट दी गई है। दूसरी छूट देने पर पेन का मूल्य घटकर 8.16 रुपये हो जाता है। दूसरी छूट की दर ज्ञात कीजिए। सवाल लगाने के 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको उनमें से एक तरीका बताता हूँ जो मुझे सिंपल लगता है वो, ठीक है। देखिए आपसे कह रहा अंकित मूल्य कितना है 12 रुपये, तो अंकित मूल्य आपका कितना हो गया 12 हो गया, MP मार्क प्राइस, ठीक है। उस पर 15% की छूट दी गई, मतलब जब उसे बेचा गया तो बताइएगा 15% की छूट का मतलब तो उसे कितने में बेचा होगा आप बताइएगा। तो देखिए उसे कितने बेचा होगा, जितने का है 12 का है, ठीक है। और इस पर छूट कितने की दी 15% की छूट। अब बताइए जब 15 की छूट दे दी तो इसका मतलब इसको बेचा होगा 85% पर, क्योंकि टोटल आपका अंकित मूल्य जो होता है वो कितना होता है 100%, और 15% की छूट का मतलब 85% पर इसको बेचेंगे। तो 85 बटे करेंगे 100, और इसको आप थोड़ा पहले हल करिएगा, ठीक है। देखिएगा 5 से काटेंगे आपका जाएगा 17 बार, और 5 से आपका जाएगा 20 बार। 4 से काटेंगे 4 तियाँ 12 ना, बल्कि 4 पंचे 20 और 4 तियाँ 12, तो आपका दोस्तों हुआ 17 तियाँ 51 बटा 5। 5 से काटे 5 से 51 5, 5 51 5, 0.55 5 10, ठीक है। अब आप दोस्तों यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि इसने इसमें कितने बेचा है, इसने बेचा है 10.2 में, बात को समझिएगा। फिर दोस्तों सवाल आपका आगे कह रहा है कि दूसरी छूट देने के पर पेन का मूल्य घटकर 8.16 रुपये आता है। इस पर एक बार छूट और दी और अब पेन का मूल्य कितना हो गया 8.16 रुपये। अब आपको यहाँ पर समझना है कि 10.2 पहले था और उससे अब घट गया, कितना हो गया 8.16 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर कितना घटा आपको यहाँ पर ये देखना है, तो कितना घटा है देखिएगा यहाँ पर। तो 10.2 से हम माइनस कर देंगे 8.16, ठीक है। तो 10.2 से आपको माइनस क्या करना है 8.16। 10 से 6 गया 4 और 1 से गया 0.2, इतना बचेगा ना, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आपका 2.04 कम हुआ ना, तो आपको निकालना है परसेंट में। तो देखिए कितना छूट मिला आपको 2.04 की कितने पर मिली, तो इस पर मिली ना, कितने मिली 10.2 पर। गुणा करेंगे यहाँ पर 100 से, पॉइंट हटाएंगे आप लोग यहाँ से, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा आपका 1, ठीक है। यहाँ से बैठा देंगे, मतलब इस प्रकार से, ठीक है, पॉइंट हटा देंगे तो तब 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए 1 0 से आपका दोस्तों यहाँ पर 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों यहाँ पर 102 1 102 दूना होता है 204, आपका बना 20%। अब आप समझ जाइएगा यहाँ पर आपको छूट दी गई थी, वो दी गई थी 20% की, तो आपका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, सिर्फ आपको थोड़ा सा यहाँ पर काम करना होगा, तो वो आप समझ जाइएगा, ठीक है। और आपका सी करेक्ट है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 13। और दोस्तों अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लग रहा है तो इस मॉक टेस्ट को एक लाइक और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। सिर्फ शेयर कर दीजिएगा, लाइक वगैरह कीजिए चाहे मत कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर 13 आपका क्या कर रहा है, दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में क्रमशः 62 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर हो तो दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करें, तो दूसरी की लंबाई बताइए। देखिए दो रेलगाड़ियाँ हैं विपरीत दिशा में क्रमशः 62 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही हैं, एक इधर से इधर की तरफ, एक इधर से इस तरफ की तरफ, ठीक है। तो एक पहली वाली जो है ये चल रही 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और पहले की लंबाई है आपकी 250 मीटर आपसे कह रहा है, दूसरे की आपको निकालनी है, और आपको समय रखा कितना है 18 सेकेंड। समझिएगा बात को। आप सभी को पता है फार्मूला होता है आपका दूरी बराबर चाल गुणा समय, होता है नहीं होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। दूरी कितनी आपकी है, आपकी दूरी है दोनों ट्रेन की देखेंगे तो पहली ट्रेन की आपकी दूरी है 250 मीटर, दूसरी की आप मान लेंगे 100 मीटर, तो टोटल दूरी आप कितनी हो जाएगी ना, क्योंकि इनको दोनों का मतलब दूरी में तो आपको दोनों का योग होगा बराबर चाल। अब देखिए एक की चाल है 62 किलोमीटर, एक की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों इनका चालों क्या होगा, जब चालें विपरीत होती हैं, मतलब जब रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा से आती हैं तो आपकी चालें जुड़ जाती हैं, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। विपरीत दिशा से आएंगे चालें आपकी जुड़ जाएंगी, तो 62 और 40 आपका होगा 102 गुणा। अब देखिए ये जो आपका 102 हो जाएगा किस में हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। आपको चेंज करना है इसको मीटर पर सेकंड में, तो आप इसे 5/18 से कर देंगे गुणा। अब समय देखिए, समय आपका है 18 सेकेंड, तो 18 का आपका 18 ऐसे ही रहेगा। तो इतना आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसको काटते पीटते थोड़ा है, देखिएगा 18 आपका कट जाएगा। आपका दोस्तों बचा है 250 प्लस का बचा है x बराबर कितना आपका बचा है 102 पंचे 510। x निकालेंगे दोस्तों कितना आपका आएगा 510, और में से घटाना आपको है 250, तो 0 11 से 5 गया 6 और आपका 2, तो 260 मीटर दोस्तों आपका आएगा। ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपका सी वाला दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 260 मीटर आपकी दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। बात को आपने समझ लिया होगा। इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में भी आता है। देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 14। एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेमी है और उसके वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कितना है 264, ठीक है, पॉइंट नहीं इसके बीच में है। सेमी स्क्वायर है। सिलेंडर का आयतन ज्ञात कीजिए, तो आपका पॉइंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे हम लोग। तो दोस्तों आप सभी को पहले ये बताना चाहिए कि सिलेंडर जो होता है ये किस आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है, ठीक है। कैसा होता है, बेलन के आकार का। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि उसके वक्र सतह का क्षेत्रफल आपका दे रखा है 264 सेमी स्क्वायर। दोस्तों आपको पता है बेलन के आकार होता है, तो बेलन के आकार का अगर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो ये होता है 2πr/h, और आपको दे रखा है कितना 264, ठीक है। आगे देखिए 2 गुणा पाई का मान दोस्तों कितना होता है 22/7 करेंगे, गुणा आर यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपको आर यहाँ पर निकालना है, एच, और एच कितना है, इसकी ऊंचाई है 14 सेमी, ठीक है 14, और बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा 264। इसके बाद दोस्तों आप आगे देखेंगे तो देखिए 7 × 7 और 7 दूना आपका कितना हुआ 14, ठीक है। यहाँ से आपको आर निकालना है। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 264 बटा में दोस्तों आप कर देंगे 2 गुणा 22 और गुणा 2। इसको हल करना है। देखिए 22 × 22, यहाँ पर देखिए 22 दूना मतलब 22 × 22, 22 दूना 44, आपका इतना हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों आपको 2 और 2 यहाँ पर 12 यहाँ पर है तो इसको काटेगा। देखिए 2 × 1 2, 2 × 12, 2 × 1 2, 2 × 3 6, तो आपका दोस्तों यहाँ आर कितना बना है 3, ठीक है। आर दोस्तों आपका कितना बना 3 सेमी, आपका दोस्तों यहाँ से आर बन चुका है। फिर दोस्तों आपसे कहा गया सिलेंडर का आयतन ज्ञात कीजिए। अब आपको दोस्तों क्या निकालना है, आयतन। और दोस्तों आयतन क्या होता है, आयतन होता है दोस्तों πr²h, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, ठीक है। तो मैं इसको हटा, ठीक है। आयतन यहाँ पर निकालता हूँ डायरेक्ट, क्या होता है πr²h, ये होता है ना वॉल्यूम, इस प्रकार से होता है भी। तो दोस्तों क्या है, पाई का मान कितना 22/7 गुणा r² का मतलब कितना है, r² का मतलब है 3 × 3 गुणा h कितना है 14, इतना आपका बनेगा ना। यहाँ से आप इसको हल करेंगे, देखिए 7 × 7, 7 दूना 14, आपका इतना आएगा, बराबर देखिए कितना आपका बनेगा 22, तो यहाँ कितना हुआ 66 गुणा 6, कितना दोस्तों बनेगा देखिएगा आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए 6 × 36 का 6 यहाँ से लगा 3 और 39, ठीक, कितना बनेगा आपका 396 सेमी क्यूब। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है 396 सेमी क्यूब। दोस्तों आपने इस बात को भी समझ लिया होगा। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 15। तो आपको सवाल यहाँ पर आपका क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है। तो देखिएगा एक औरत और उसका पति की औसत आयु कितनी है 23 वर्ष है शादी के समय। तो पहले दोस्तों इनका योग निकाल लेंगे कि शादी के समय योग कितना होगा। तो देखिएगा शादी के समय योग की बात करें कितना आपका होगा, देखिए 23 औसत है, ठीक है, दोनों की है, किनकी, औरत की और पति की। तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो शादी के समय 46 वर्ष दोस्तों क्या होंगे, ये टोटल इनके योग जो है आय का योग कितना होगा 46 वर्ष। इतनी बात आप सभी क्लियर होगी। फिर आपसे कहा 5 वर्ष के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर बात को समझिएगा, पहले इनका योग कितना था 46 था। 5 वर्ष के बाद पत्नी की आयु 5 बड़ी होगी, ठीक है, पति की आयु 5 बड़ी होगी और साथ में 1 वर्ष का बच्चा भी है, तो एक ये है, ठीक है। इतना हो गया इनका योग। तो इनका योग अब कितना हो गया, आप यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो देखिएगा 46 और 10 56 57, कितना हो गया 57 हो गया ना, ठीक है।
और आपसे कहा कि अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है। अब आपको निकालनी, इसका निकालना औसत। तो क्या करेंगे, ये 3 लोग हो गए ना, पति है, पत्नी है, बच्चा भी है, तो 3 हो गए ना। तो आप क्या करेंगे, इसमें 3 से कर देंगे भाग। 57 में आप 3 से भाग करेंगे, 3 एकन 3, 3 एकन 3, बचा 2, 3 नम 27। आपका दोस्तों यहाँ पर निकल के आएगा 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 19 वर्ष उन परिवार की औसत आयु हो जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद आपको समझना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, देखिएगा इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है शब्दकोश के हिसाब से निम्न को व्यवस्थित कीजिए। तो आपको यहाँ पर व्यवस्थित करना है। देखिए कैसे व्यवस्थित करेंगे। देखिए लिखा हुआ है आपका ए सी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ए सी लिखा हुआ है। ठीक है, ए सी सी, ए सी सी, ए सी सी, इस प्रकार से आपका है। अगर दोस्तों आप देखें ए सी तो सेम है, ए सी के बाद वाला अक्षर आपका अलग अलग है। यहाँ पर आपका ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर ए सी के बाद ए है। दोस्तों बात करें अगर हम लोग तो ए वाला पहले आएगा ना, तो ए सी के बाद ए वाला पहले आएगा, मतलब यहाँ पर है और यहाँ पर है। फिर इसके आगे दोस्तों देखिए आपका यहाँ पर आर है और यहाँ पर डी है, तो डी वाला पहले आएगा, तो नंबर 1 पर ये आएगा, नंबर 2 पर ये आएगा। ठीक है, तो नंबर 1 पर कौन सा आएगा, 4 वाला आएगा। फिर नंबर 2 पर आएगा 1 वाला, 4, 1। आगे बढ़ेंगे तो देखिए 4, 1 सिर्फ आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग से, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी के ये बात समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, सवाल नंबर 17। यहाँ पर आप देखिएगा इस टाइप का सवाल कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा आता है, तो आप ऐसे सवालों को बिल्कुल ना छोड़ें। देखिए आपसे कह रहा है जी और ओ, ये मिलकर कितने हो रहे, 32। अब आपको समझना है कैसे होंगे, ये सब आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जी होता है 7 पर, ओ होता है 15 पर। और दोस्तों 7 अगर हम 15 7 में कुछ भी करें तो आपका 32 तो फिलहाल में नहीं बनेगा, नहीं तो आप करके देख लीजिएगा। एक तरीका आपके पास दोस्तों सिर्फ बचता है। तरीका क्या बचता है, अगर दोस्तों आप ये 7 आपका है, इसके विपरीत चले आएँ। 7 के विपरीत कौन सा होगा बताइएगा। तो आपको पता है इंग्लिश में टोटल कितने वर्ड होते हैं, 27, मतलब 26 होते हैं। और निकालने के दोस्तों कितना क्या पड़ता है, हमें हमें इसका विपरीत जाना पड़ेगा, तो हमें 27 से घटाना पड़ता है। तो 27 से दोस्तों इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 20 यहाँ पर आएगा। 27 से दोस्तों इसको माइनस करेंगे तो कितना आपका आएगा, 12 आएगा। अब दोस्तों इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें कितना आपका आ गया, 32। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही हमारा है। इसी प्रकार दोस्तों आपको लिखना है SHE। एस होता है कितने पर, 19 पर होता है। एच होता है कितने पर, 8 पर। ई होता है 5 पर। आप तीनों को क्या करेंगे, आप 27 से माइनस करिएगा। 27 से 9 गया, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बताइएगा आप लोग। 27 से घटा दीजिएगा तो आपका यहाँ आएगा 8। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर 19 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप 27 से 5 के 22, इतना बचेगा ना। इनको जोड़िएगा कितना आपका हो रहा है, देखिए यहाँ पर। तो देखिए 8 9 17 और 2 19 का 9 वहाँ से लगा 1 4 49, बिल्कुल सही दोस्तों यहाँ पर है। अब आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, किसका, SOME का। एस होता है 19 पर, ओ होता है 15 पर, एम होता है 13 पर, ई होता है 5 पर। देखिए 19 का विपरीत कितना, 8। 15 का कितना होगा, 22 से 15, मतलब 27 से 15 गए तो 12। 27 से 13 गए तो कितना बचेगा, तो बचेगा 14। और 5 तो यहाँ पर कितना आएगा, 22। ठीक है, इतना आपका बनेगा, कितना बना, 22 22। ठीक है, इन सबको ऐड करिएगा तो देखिए कितना होगा आपका, 8 2 10 4 14 और 16 कच्चे यहाँ से लगा 1 1 2 1 3 2 5 56। तो दोस्तों 56 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी ने इस सवाल को भी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 18 नंबर। दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को रोकना है और पहले खुद से एक बार ट्राई करके देखना है कि इसका क्या आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर वीडियो को देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर 2, 10, 30, 68, आपको बताना है कि आगे यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए आपका जो 2 लिखा हुआ है, जो आपका 10 लिखा हुआ है, इसको नोट करते हैं हम पहले। ठीक है, 30, 68 आगे हमें बताना है आपका 2 कैसे आया, बात ये होगी ना। तो अगर आप बताइएगा आप लोग, अगर हम 1 का घन करें और इसमें 1 जोड़ दें तो 1 का घन 1 और 1 1 कितना हुआ, 2। जी हाँ बिल्कुल सही आपका है। ठीक है, आगे देखिए 2 का घन करें 8 और इसमें दोस्तों का 2 जोड़ें कितना हो जाएगा, 10।
सही है ना, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, 3 का घन 30 मतलब 27, 27 और 3 कितना होता है 30, ये भी सही है। यहाँ पर आप देखिए 4 का घन 64 प्लस का 4 कितना 68, ये भी सही है। यहाँ पर हमें समझना है तो 5 का घन करके 5 को ऐड करेंगे, काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो 5 का घन कितना होता है 135, गलत हो गया 125, ठीक है। 125 प्लस का आपका हुआ 5 कितना बना 130। अब आप लोग बात को समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका आएगा 130। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 19 नंबर। दोस्तों इस सवाल को आप लोग अपने आप लगाएंगे, स्वयं लगाएंगे, और इसका आंसर दोस्तों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। इसमें पहले आपको चिन्ह चेंज करना है, चिन्ह चेंज करने के बाद दोस्तों आपको बोर्ड मास का नियम लगाना है, तो आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, प्रश्न नंबर आपके लिए है 20 नंबर। इसको आप लोग यहाँ पर देखिएगा कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, हम यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है एक निश्चित कोड भाषा में 467 का अविभाज्य रखा है और 485 का और इतने का, इन तीन का दोस्तों आपको दे रखा है ना। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले इन दो को देखेंगे, इन दोनों में आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है। आपको यहाँ पर 4 दिख रहा है, यहाँ पर 4 दिख रहा है, मैंने 4 4 को काट दिया है। अब आपको देखना है इनके लिए जो आपके शब्द लिखे हुए थे इनमें कॉमन क्या है। तो इनमें दोस्तों आप कॉमन देखिए, तो ग्रीन यहाँ पर भी है, ग्रीन यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको मतलब निकल आया है कि 4 का मतलब दोस्तों क्या है, ग्रीन, ठीक है। 4 का मतलब ग्रीन हो गया, इसको हटा देंगे एक तरफ। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा, पहला देखेंगे और कौन सा देखेंगे, तीसरा वाला, पहला वाला और कौन सा, तीसरा, इसको देखेंगे। इन दोनों में दोस्तों आप देखिएगा आपको 6 मिल रहा है कॉमन, 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, ठीक है। फिर दोस्तों इसके लिए ये था शब्द, इसके लिए दोस्तों ये शब्द है, इन दोनों में कॉमन देखिए क्या आपको मिल रहा है, तो आर मिल रहा है, आर। तो आर जो है आपका कितना हो गया, 4 नहीं बल्कि 6 के लिए क्या आपका हो गया आर, ठीक है, आर। अब दोस्तों आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपका पूछा गया आपसे लीव्स के लिए। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा आपका यहाँ पर क्या बचा हुआ है, लीव्स, और यहाँ पर दोस्तों आपका 7 बचा हुआ है, देखिएगा। तो 7 हो जाएगा किसके लिए, लीव्स के लिए। आपसे ही पूछा गया ना, तो आपका सी वाला दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लीव्स के लिए कोड क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 7। दोस्तों इसके बाद आपको समझना है प्रश्न नंबर 21 को। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या हमारा करेक्ट होगा, कैसे लगाएंगे कैसे नहीं लगाएंगे। देखिएगा 6 5 का मतलब है 26, 4 7 से बंदा आपका 32, तो आपका किससे और क्या मिलके मतलब 9 बन के क्या बनेगा 44। तो सवाल, ठीक है, आपको समझना है पहले। तो पहले तो आप लोग वीडियो को रोकिएगा और पहले खुद से देखिए, अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आता है तो आप उसे लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। तो देखिए आपका जो 6 है और जो आपका 5 है, इनसे मिलकर आपका 26 कैसे बन सकता है, आइए समझते हैं। जो आपका दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 5, अगर दोस्तों हम इस 5 में 4 से गुणा कर दें अपने आप स्वयं, तो कितना हो जाएगा 20। और दोस्तों 20 में अगर हम 6 ऐड कर लें कितना होगा 26। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट। इसी तरह दोस्तों हम देखें, अगर यहाँ पर 7 को उठाएंगे, ठीक है, और 7 में पहले दोस्तों अपने आप 4 से गुणा करेंगे, कितना आपका होगा 28। 28 में 4 ऐड करेंगे कितना आपका होगा 32। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। अब आपका बचा कौन सा, तीसरा वाला, तो इसको तो आप अपने आप लगा सकते हैं। आप 9 में 4 से गुणा करेंगे कितना आपका आएगा 36, और 36 में कितने जोड़ें कि कितना हो जाए 44 हो जाए। अब बताइए, तो आपका मतलब होगा 8 है। दोस्तों यहाँ पर बात को समझ गए होंगे आप लोग, लॉजिक को समझ गए होंगे। तो 36 में 8 जोड़ेंगे आपका होगा 44। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है, प्रश्न नंबर आपके लिए है 22 नंबर। इसको आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, सवाल आपके लिए, ठीक है, ऑप्शन को हटा देते हैं, सवाल आपको देखिए, यहाँ पर सवाल आपको दिख रहा होगा। दोस्तों इस टाइप का सवाल भी आपके एग्जाम में पूछ लिया आता है, ठीक है, तो आपको इसको भी नहीं छोड़ना है। यहाँ पर देखिए आप लोग, कह रहा है ऊपर दिए गए आरेख में समानता चतुर्भुज महिलाओं को दर्शाता है, त्रिभुज पुलिस उप निरीक्षक को दर्शाता है, वृत्त स्नातकों को दर्शाता है। ये तो दोस्तों आपको लिखा हुआ है इसका हमने, ठीक है। आपसे कहा गया कौन सी महिला स्नातक पुलिस के उप निरीक्षकों को दर्शाती है, कौन सी महिला, तो मतलब महिला को भी आपको देखना है, और स्नातक पुलिस के, स्नातक पुलिस का मतलब स्नातक, यहाँ पर इसको भी देखना है, वृत्त को भी, ओके, उप निरीक्षकों को, पुलिस के उप निरीक्षक मतलब यहाँ पर इसको भी, मतलब आपको तीनों आकृतियों को देखना है दोस्तों। जो आपके जो यहाँ पर आपके अंक लिखे हुए हैं दोस्तों, आपको देखना है कि महिलाएं स्नातक और पुलिस उप निरीक्षक ये तीनों में है ना। और आपको देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों के अंतर्गत आती है।
अब आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखना, यहाँ पर यहीं पर ऐसी व्यवस्था आपको दिख रही है जहाँ पर आपकी संख्याएं जो हैं वो तीनों के अंतर्गत आने वाली हैं। तो कौन सी संख्या ऐसी है दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर देख पाया हो तो आपने देख लिया होगा, आपका जो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 ये वृत्त के अंदर भी है, त्रिभुज के अंदर भी है और वर्ग के अंतर्गत भी है। तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो कितना होने वाला है, 3। क्योंकि आपसे ये कह रहा है कि महिला हो, स्नातक हो और पुलिस के उप निरीक्षक हो, तो मतलब सब कुछ मिला के हो, सबकी क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर। तो आपका कितना होगा, 3। तो ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 3। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 23 नंबर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप सवालों को समझिएगा। आप देखिए सवाल आपके सामने आ चुका है ना, सवाल को पढ़ते हैं इसको। केट दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलती है, वहाँ फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। चलिए सवाल को लगाते हैं सीधे, ठीक है। दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलती है, मतलब दक्षिण की ओर गई, कितना गई, 4 किलोमीटर चली गई ना, ठीक है। कराया कि फिर वह अपने बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से मुड़ेगी बाएं, तो बाएं किधर होगा, आप बताइए बाएं किधर होगा। तो बाएं आपका होगा इधर। और कितना चलती है, 8 किलोमीटर चलती है, 8, तो 8 चली गई बाएं, ठीक है। उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ती है। अब दोस्तों यहाँ मुड़ेगी बाएं, तो बाएं का मतलब ऊपर जाएगी और कितना, 8 किलोमीटर चलती है, तो अब ये 8 और चली गई। अब देखना है कि यहाँ उसे सामने की दिशा से आती हुई उसकी सहेली मिलती है, ठीक है। अब सामने से आ रही उसकी सहेली, आने दीजिए, और वे दोनों यहाँ रुक जाती हैं। उसका मुख किस दिशा में होगा। अब दोस्तों आप समझिएगा, इसका मुख है ऊपर की तरफ, इसकी एक सहेली आ रही नीचे की तरफ, मतलब इसकी तरफ मुख करीब आ रही ना, तो ये है ये। और आपसे ये कहा गया है कि यहाँ से उसके सामने की दिशा से एक सहेली आती है और वे दोनों यहाँ रुक जाती हैं, उसका मुख किस दिशा में है। अब बात आई है कि जब ये इधर से गई है तो इसका मुख ऊपर की तरफ होगा ना, और ऊपर की तरफ होगा तो इसका मतलब उत्तर की तरफ होगा। बताइएगा आप लोग, उत्तर की तरफ होगा, तो उत्तर का मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 24 नंबर। करा स्नूकर, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स। दोस्तों आपको यहाँ बताना है इसमें से विषम कौन सा है। तो आइए समझते हैं यहाँ पर, स्नूकर, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या बिलियर्ड्स। देखिए बैडमिंटन जो दोस्तों आपका है, ये दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको क्या है, इसके लिए आपको मैदान की आवश्यकता होती है, ठीक है। बैडमिंटन के लिए आप क्या करेंगे, ये एक आपका आउटडोर गेम है, ठीक है, मतलब बाहर खेलने वाला गेम है, मैदान में खेलने वाला गेम है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे स्नूकर की, टेबल टेनिस की, बिलियर्ड्स की, तो आप लोग इनको अपने घर में ही खेल सकते हैं, बैठ कर खेलने जाना, ठीक है। तो ये बैठ कर आप खेलेंगे स्नूकर को, टेबल टेनिस को, बिलियर्ड्स को, तो ये आपके इंडोर गेम हो गए, ठीक है, मतलब घर में घर वाले गेम हो गए। और बैडमिंटन जो है आपके, उसके लिए मैदान की आपको आवश्यकता होगी, तो आपका सी करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, बैडमिंटन। दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है। सवाल आपसे क्या करा है दोस्तों कि यदि बीते कल से, ठीक है, थोड़ा जूम कर देते हैं इसको आप समझिएगा। यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा। देखिए इस प्रकार से आप एक लाइन कर लेंगे, इसमें आप यहाँ मान लेंगे ये है आज, ठीक है, आज। और कहा यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, बीत गया कल, ये कल बीता हुआ है, और बीते कल से पहला वाला दिन मतलब उससे पहले ये कौन सा था, ये था रविवार। कौन सा था, रविवार। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, अगर ये रविवार था तो सोमवार होगा, ये आज कौन सा, आज होगा मंगलवार होगा ना, आज मंगल होगा, ठीक है। और फिर दोस्तों आपसे कहा गया है कि तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा होगा। देखिए आने वाले कल, ये क्या होगा, ये आने वाला कल होगा, ये आने वाला कल होगा, ठीक है। कल से अगले दिन, अगला दिन ये होगा, और से तीसरे दिन, इससे 1 2 तीसरे दिन आपसे यहाँ पर ये पूछा गया कब क्या होगा, ठीक है। देखिए मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो क्या होगा, रविवार। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ए दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है प्रश्न नंबर 26। कह रहा है रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है, वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें नीचे से 49वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या है। देखिए आपको देखा है ऊपर से संख्या रखी है, आपको नीचे से देखी है, आपको बताना है कि टोटल विद्यार्थी कितने होते हैं। तो दोस्तों इसके लिए होता है आपका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर
एल प्लस आर माइनस का 1। कहने का मतलब है टी मतलब टोटल, एल मतलब लेफ़्ट, आर मतलब राइट। तो आपका टोटल निकल के आएगा जब आप लेफ़्ट और राइट को जोड़ेंगे और माइनस का 1 करेंगे, या ऊपर से नीचे से है तो कोई बात नहीं, इनको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 16 प्लस का आपका हो जाएगा 49, माइनस आप करना है 1। तो दोस्तों कितना बनेगा, 16 प्लस का आपका बनेगा 48, और दोस्तों यहाँ देखेंगे आप कितना आपका आएगा 64। तो दोस्तों 64 आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको समझना है प्रश्न नंबर 27 को, ठीक है। थोड़ा जूम करता हूँ इसको। अब देखिए आप लोग यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर देखना है, चेक करना है कि इसके लिए दोस्तों आपका क्या बनेगा। आपको यहाँ पर देखना है इसके लिए यहाँ पर आपका क्या आएगा, ठीक है। ये बात आपको समझनी है, तो देखते हैं इसको, ठीक है। दोस्तों आप क्या करिएगा यहाँ पर, आप दोस्तों इस आकृति को अपने आप पूरा करके देखिएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर कमी किसकी किसकी वो हम लगा के देखते हैं। यहाँ पर इसकी कमी इस प्रकार से एक लाइन होगी, ठीक है। एक यहाँ पर इस प्रकार से लाइन होगी, ये भी नहीं है, ठीक है। फिर दोस्तों इसके अंतर्गत देखेंगे तो एक आपकी लाइन ये भी होगी इस प्रकार से, एक आपकी लाइन कहाँ पर होगी, एक लाइन आपकी लाइन यहाँ से जुड़ेगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका। ऑप्शन को दोस्तों देख लेते हैं, तो इसमें सिर्फ आपको यहाँ पर दिख रहा है और किसी में है ही नहीं। आप देखिएगा, है, देखिए आपने देख लिया होगा, तो आप समझ जाइएगा कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके लिए हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको समझना है इसके बाद 28 नंबर को। यहाँ पर आप देखिएगा आपका क्या है दोस्तों, DHLO। अब दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है यहाँ पर आपका क्या करेक्ट आंसर होगा। देखिए DH और L ये दोनों क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। और देखिए दोस्तों आपका डी वाला आपका क्या, ओ वाला क्या है आपका वाविल, ठीक है। यहाँ पर जो आपका अंदर ओ बना हुआ है ये क्या है, ये आपका वाविल है। और जो आपका डी है, एच है और एल है, ये क्या आपके हैं, ये सभी आपके कॉन्सोनेंट हैं। इसलिए आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको समझना है यहाँ पर 29 नंबर को, ठीक है। इस नंबर को दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझिएगा, और दोस्तों इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आप इसका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि 29 का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है 30 नंबर, और दोस्तों ये प्रश्न भी आपके लिए है। आप इसका आंसर भी दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये सभी आपको समझने हैं अपने आप, तो समझिएगा। अगर नहीं समझ पाएंगे तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसके लिए मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा इसके लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।